Assalamu alaikum dear friends. Today in this lecture we are going to discuss about section 23 of Specific Relief Act. सेक्शन को समझने से पहले firstly we have to go through the concept of Specific Relief Act. देखिए पहले ऐसा होता था कि भाई अभी भी होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर देखो तो कि आपने अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस बंदे ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा ब्रीच किया तो आप कोर्ट में जाते हो और कोर्ट क्या कहती है कि भाई छोड़ो इस कॉन्ट्रैक्ट को, आप कंपनसेशन ले लो और जो है वो खुश हो जाओ बस। तो आपको पैसे दिए जाते हैं एंड द सिचुएशन इज सोल्व्ड देन। बट व्हाट इफ़ आई डोंट वांट कंपनसेशन, मैं भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई वांट इंजंक्शन ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर नंबर 39 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में एप्लीकेशन देते हो कोर्ट को कि जो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है वो इलीगली मेरे घर को तोड़ रहा है, तो काइंडली ऑर्डर किया जाए इंजंक्शन का, उसको रोका जाए मेरे घर को डिमोलिश करने से, तब तक जब तक कि मैं ये प्रूव कर लूँ कि मेरा जो घर है वो लीगली बनाया गया है, रजिस्टर्ड हो घर है मेरा और लीगली बनाया गया है। उस इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को रोको डिमोलिश करने से मेरे घर को। तो कोर्ट इस तरह का ऑर्डर भी कर सकती है आपके फेवर में। या भाई आपने जो है वो बिल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो आपका घर बनाएगा, आपने उसको पैसे दे दिए मगर वो घर नहीं बना रहा है आपका। आप कोर्ट में जाओगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि उस बिल्डर को कहो कि वो स्पेसिफिकली मेरे घर को बनाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। तो ये सिचुएशन है जहाँ पर आपको कंपनसेशन नहीं चाहिए। तो जब आपको कंपनसेशन नहीं चाहिए और यू आर गोइंग फॉर इंजंक्शन ईदर और यू आर गोइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देयर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाइज। वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई होता है। सेक्शन 23 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में है। सेक्शन 23 में ये बातें हैं कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तो ठीक है आप जाते हो, मगर कौन से लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 23। तो इन लोगों के बारे में बात की गई है सेक्शन 23 में, मगर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इनको हम देखते हैं वन बाय वन, ए बी सी जो भी इसकी क्लॉजेज हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LWK's चैनल। हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कौन से लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। सबसे पहले एनी पार्टी देयर टू, ये तो कॉमन बात है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बिल्डर के साथ, मैं एक पार्टी हूँ, अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं जाऊँगा ना, तो आई कैन गो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एनी पार्टी देयर टू। बी जो है वो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें जो है वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मगर देखते हैं कन्फ्यूजन क्यों है। देखना अब आप, सबसे पहले ये बात करता है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में एग्जीक्यूटर आ गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, भाई मेरी जगह पे मैंने एग्जीक्यूटर को कह दिया कि आप जाओ कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ उस बिल्डर के अगेंस्ट, बिल्डर को कहो कि बनाए वो घर मेरा, कोर्ट को कहो कि स्पेसिफिक, तो मैं एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर सकता हूँ। या मेरे मरने के बाद मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और एनी पार्टी देयर टू, ये सब जो है वो जा सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मगर प्रोविजो है यहाँ पर। अब ये प्रोविजो एक्सेप्शन देता है कि भाई कौन सी सिचुएशंस हैं जब ये ऊपर वाले लोग, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, ये लोग नहीं जा सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो सबसे पहली बात कहता है कि अगर बात है लर्निंग स्किल की, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा एक एग्जीक्यूटर है जिसका नाम है पर्सन ए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ जो कि है एक पेंटर। ए जो है वो एग्जीक्यूटर है जो कि मेरा, पेंटर के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो पेंटिंग करेगा, हमने पैसे दे दिए, और अब ये बी जो है वो उसने पेंटिंग नहीं की और वो बंदा मर गया। अब हम इसके लीगल ईयर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि आप जो है हमें अब पेंटिंग बना कर दो। अब वो पेंटिंग कैसे बनाएंगे, तो कहता है कि ये सिचुएशन वो है यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप नहीं जा सकते। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब मैं और बी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि जो हमारा इंटरेस्ट इट शैल नॉट बी असाइन। चले इसको एग्जांपल से देखते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ पेंटिंग का अगेन। अब यहाँ पर मैं मर जाता हूँ, मैं जब मर गया तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं जा सकते बी के अगेंस्ट कि आप जो है वो पेंटिंग बनाओ। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया था कि मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो
वो उसको जो है वो कंपेल नहीं कर सकते कि अब आप पेंटिंग बनाओ। अब अगर के पेंटिंग बी नहीं बना रहा तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इसलिए जा सकते हैं कि भाई आप जो है हमें कंपनसेशन दे दो, बाकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इस सिचुएशन में नहीं जा सकते क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ प्रोवाइड कर दी थी। तो ये सिंपल सी बात इस प्रोविज़ो की दूसरी बात में कही गई है। मगर इसमें एक और बात है प्रोविज़ो का भी प्रोविज़ो अनलेस वेयर इज पार्ट देयर ऑफ हैज़ ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड, यानी ए जो है यानी कि अगर मैंने पैसे दे दिए थे, मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया था, अब बी जिंदा भी है और बी को पेंटिंग करनी है तो बी अब पेंटिंग करेगा। तो अगर इस तरह की बात है तो बी के अगेंस्ट मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकता हूँ, या अगर मैं मर गया तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स इंटरेस्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए तो वो बंदे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं अगेंस्ट बी। भले फिर वो पिछला प्रोविज़ो है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक्सप्रेसली बता दिया था कि इंटरेस्ट असाइन नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात फिर फॉलो नहीं की जाएगी। अगर मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, यानी ए ने अगर अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो फिर ये जो दूसरे बंदे रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में जो भी बंदे आते हैं वो बी के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये एक फिर से दूसरी बात, ये कंफ्यूज करने वाली बात हो गई, मगर इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब अपने हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन करना। बढ़ते हैं सी की तरफ। डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर है सेटलमेंट और मैरिज। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ए है एक वाइफ, बी है हस्बैंड, इन दोनों का एक बेटा है सी जो कि होगा बेनिफिशियरी आगे चल के। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था मेंटेनेंस का कि बी जो है वो मेंटेन करेगा, यानी वाइफ को अपना खर्चा देगा, और सी यानी इनका जो बेटा है उनको भी खर्चा देगा, इन दोनों को संभालेगा बी। और बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब सी जो है वो जो कि बेनिफिशियरी है वो भी जा सकता है बी के अगेंस्ट कोर्ट में, और कोर्ट को कह सकता है कि स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जाए, बी को कहो कि बी जो है वो हमें मेंटेनेंस के पैसे वगैरह जो भी हैं वो दे। वाइफ तो वैसे ही जा सकती है, मगर सी में सी क्लॉज में ये बताया गया है कि अब यहाँ पर बेनिफिशियरी जो कि इनका बेटा है वो भी जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 23 बात क्या कर रहा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कौन से लोग जा सकते हैं, तो आंसर है सी भी जा सकता है जो कि बेनिफिशियरी है। इसके अंदर दूसरी बात की गई, अगर डाउटफुल राइट्स की सिचुएशन है फैमिली मेम्बर्स के दरमियान तो बेनिफिशियरी जो भी इंटाइटल्ड होगा वो जा सकता है। फॉर एग्जांपल भाई 4 भाई हैं, एक फैमिली है 4 भाई हैं, इन चारों में प्रॉपर्टी को शेयर करना है। एक बेनिफिशियल इंटाइटल्ड बंदा है, वो भाई मतलब एक भाई है, वो कहता है कि भाई मेरा भी हिस्सा है मुझे भी दिया जाए, और वो अगर सपोज करें ना दें दूसरे भाई, तो ये बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में जा सकता है और उनको कह सकता है कि स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जाए इन तीनों भाइयों को कि मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए क्योंकि मैं भी इंटाइटल्ड हूँ। तो यहाँ पर भी बेनिफिशियरी की सिचुएशन है। तो सी बात करता है कि जो भी बेनिफिशियली इंटाइटल्ड हैं वो लोग जा सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 23। सिंपल सी बात है। अब आते हैं डी की तरफ, रिमाइंडर मैन। ये रिमाइंडर मैन कौन होता है? रिमाइंडर यानी वो जो बच गया। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़े, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को, टेनेंट फॉर लाइफ है बी, यानी प्रॉपर्टी इसके पास तब तक होगी जब तक ये जिंदा है, मर गया तो बस मर गया तो फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। ठीक है, जो कि है रिमाइंडर मैन। चलो देखते हैं आगे। बी को जो प्रॉपर्टी ए ने ट्रांसफर की, ए ने कहा कि ये लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ होगी, मतलब आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, बाकी जो करना चाहते हो करो। ठीक है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, या वहाँ पर जब वो जिंदा था बी एफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल भाई ये कॉन्ट्रैक्ट था कि एफ साहब आप मेरी प्रॉपर्टी में सफाई करोगे, मैं आपको पैसे देता हूँ। पैसे बी ने एडवांस में दे दिए, अब एफ जो है सफाई कर रहा है। ठीक है, बी की हो जाती है डेथ, प्रॉपर्टी अब जानी है सी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ, यानी अब ये सी बंदा प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है। अगर सी मर जाए तो इसके लीगल ईयर्स में जाएंगे, प्रॉपर्टी इसके लीगल ईयर्स में भी जा सकती है, तो सी के पास अब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। ये जो सी है दिस इज रिमाइंडर मैन। ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिमेन प्रॉपर्टी यहाँ पर हो रही है, इसको प्रॉपर्टी फाइनली मिल रही है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ। एफ के साथ जो बी का कॉन्ट्रैक्ट था एफ ने अब ब्रीच कर दिया, क्योंकि एफ को पता चला कि बी तो मर गया, चलो अब ब्रीच कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। मगर सी जो है वो कहता है नहीं भाई, अब सी जो है कैन गो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट एफ, कि आप को जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो बनाया था बी के साथ स्वीपिंग का, वैसे तो आपको मिल गए थे, अब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, क्या हो गया है। तो सी अब कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने के लिए कोर्ट में जा सकता है अगेंस्ट एफ। तो
सिंपल डी में ये बात है कि जो रिमाइंडर मैन है वो भी ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 23। नाउ दिस इज ई, रिवर्जनर इन पोजेशन। ये बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको देखते हैं थ्रू एग्जांपल। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को। ए है हस्बैंड, बी है वाइफ। फिर से लिमिटेड इंटरेस्ट के थ्रू ये प्रॉपर्टी इनको कर दिए और इनका एक बेटा भी है। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ, वही स्वीपिंग वाला एक जो कॉन्ट्रैक्ट पीछे एफ के साथ करा था, यहाँ पर बी जो है वो डी के साथ कर रही है। बी जो है वो यहाँ पर जो मतलब वाइफ है वो मर जाती है। अब प्रॉपर्टी हो जाती है रिवर्स बैक, यानी ट्रांसफर ए ने बी को किया था, बी की डेथ हो गई, अब ये प्रॉपर्टी इट्स गोइंग अगेन इन रिवर्स, ए के पास जा रही है। इससे पहले वाले रिमाइंडर मेन वाले एग्जांपल में ऐसा हो रहा था कि बी वापस ए को नहीं जा रही थी, वो सी को जा रही थी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ, मगर यहाँ पर फिर से वो वापस जा रही है ए को, जो कि RIP। यहाँ पर रिप नहीं है, ये रेस्ट इन पीस वाला, ये है रिवर्जनर इन पोजेशन, ठीक है। इसको वापस चली गई। अब क्या हो रहा है, ये जो बी थी अब ये है प्रेडिसेसर इन टाइटल, ये तो मर गई, यानी ये प्रेडिसेसर का मतलब होता है वो पुराना, तो ये पुरानी ओनर जो ये थी जिसके बाद लिमिटेड इंटरेस्ट था, सो शी वाज द प्रेडिसेसर इन टाइटल। अब क्या हुआ, डी ने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच, क्योंकि डी को पता चला कि बी तो मर गई है, अब काय की स्वीपिंग, चलो ब्रीच कर देते हैं। अब यहाँ पर ए जो है वो इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है कोर्ट में, कोर्ट को कहेगा कि इसको स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर ई में क्या बात हो रही थी, रिवर्जनर इन पोजेशन भी जा सकते हैं, तो रिवर्जनर पोजेशन ए है और ये जा सकता है अगेंस्ट डी। मगर व्हाट इफ ए डाइज बिफोर बी, बिफोर बी की जो है वो डेथ नहीं है, उससे पहले ही ए ही मर जाए, अब ए हो ना और उसके बाद जाके बी की डेथ हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है वो पोजीशन जाएगी सी के पास, जो कि ए का और बी का बेटा है, ठीक है। जाहिर सी बात है इनहेरिट होगी ना, तो प्रॉपर्टी अगर ए मर गया और उसके बाद उस वाइफ की डेथ होती है जिसके बाद लिमिटेड इंटरेस्ट था, तो अब ये प्रॉपर्टी चली जाएगी सी के पास। और अगर अब ये डी जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तो ये सी भी एक रिवर्जनर इन पोजेशन है, ये जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में, और कोर्ट को कहेगा कि डी को कहो कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। तो ये था सिंपल बात रिवर्जनल पोजीशन। तो सी वाली सिचुएशन मैंने एक्स्ट्रा बताइए, ए पर भी बात खत्म हो सकती थी, वो रिवर्जनल पोजीशन था। नाउ दिस इज एफ, मगर उससे पहले डिफरेंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर दिस चैनल। एफ है रिवर्जनर इन रिमाइंडर। हमने इससे पहले रिमाइंडर की सिचुएशन देखी जहाँ पर पोजीशन सी को जा रही थी, ठीक है, वहाँ पर बी की डेथ हो रही थी, सी को पोजीशन जा रही थी। अब यहाँ पर रिवर्जनल रिमाइंडर में क्या होगा वो देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, प्रॉपर्टी थी कार, ठीक है, बी है वाइफ, ए है हस्बैंड। फिर से यहाँ पर लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए भाई जब बी मर जाएगी तो फिर कार जो है वो जिसको जानी होगी अब बताया जाएगा आगे। रिवर्जनर का टर्म आया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी रिवर्स ही होगी, ठीक है। बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया डी के साथ रिपेयर के लिए कि भाई कार को जो है वो रिपेयर करें आप, ठीक है। अब यहाँ पर बी की डेथ नहीं हुई और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये जो RIR मतलब रिवर्जनर रिमाइंडर है, ए जो है वो रिवर्जनर इन रिमाइंडर है। रिवर्जनर रिमाइंडर क्यों है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी तक इसके पोजेशन में नहीं आई है, क्योंकि बी की डेथ तो हुई नहीं है। अब जब बी की डेथ होगी तभी प्रॉपर्टी रिवर्स होगी और ए के पास जाएगी, तो प्रॉपर्टी रिवर्स नहीं हुई। मगर ए का भी तो इंटरेस्ट तो है ना कि आगे जाके इसी को ही प्रॉपर्टी जानी है। तो अगर इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी मतलब डी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को करता है ब्रीच, तो यहाँ पर ये ए जो कि रिवर्जनर इन रिमाइंडर है वो भी जा सकता है कोर्ट में कि स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जाए इस कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पर बी भी जा सकती है, ए भी जा सकता है। बी इसलिए जा सकती है क्योंकि इसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट है और पोजीशन वगैरह इसके पास एट अ टाइम। मगर ए इसलिए जा सकता है क्योंकि ये रिवर्जनल रिमाइंडर है, जब बी की डेथ होगी तो ये प्रॉपर्टी वापस इसी को जाएगी। मगर क्या देखा हमने इसमें, इससे पहले जो रिमाइंडर में ऐसा हो रहा था कि पोजीशन लास्ट में सी के पास जा रही थी, उसके बाद रिवर्जनल इन पोजीशन में ऐसा हो रहा था कि पोजीशन जो है वो रिवर्स होके जा रही थी पीछे, और पोजीशन वहाँ पर उसको मिल चुकी थी, हस्बैंड को मिल चुकी थी, या अगर हस्बैंड मर रहा था तो उसके बेटे सी को पोजीशन मिल रही थी। मगर यहाँ पर रिवर्जनल रिमाइंडर में प्रॉपर्टी की पोजीशन अभी तक ए को नहीं मिली है। दिस इज़ द डिफरेंस एक्चुअली। इसको प्रॉपर्टी नहीं मिली है, बी के पास ही है, बी की डेथ नहीं हुई है,
अल्दो ए कैन गो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट डी, क्योंकि ए का खुद का भी यहाँ पर इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टी कार फाइनली उसी को अगर आनी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में डी रिपेयर नहीं करेगा तो फिर कार को नुकसान होगा और इसका मतलब इसको भी इंजरी होगी, इसको भी लॉस होगा। ये है सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। जी, अमलगेमेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ए है एक कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट किया बी कंपनी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स का कि बी जो है वो प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉनिक्स ए को और ए उसके पैसे देगा। ये सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट था। ए का क्या हुआ कि ए जो कंपनी है वो डी कंपनी के साथ मिल गई। ए और डी ने कंपनीज ने दोनों ने कहा कि चलो हम मिलकर एक कंपनी एक ही बना देते, कंपनी क्यों अलग हो। तो इन्होंने एक कंपनी बना दी, अमलगेमेट कर दी। अमलगेमेट का मतलब होता है मर्ज करना, एड करना। और ए और डी मिलकर बना दी कंपनी जिसका नाम रखा ए डी। ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ उसका क्या होगा, बी ने अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ब्रीच, क्योंकि बी ने सोचा कि भाई ए तो कंपनी ख़त्म हो गई, वो तो मिलकर दूसरी कंपनी बन गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर कहा जाता है कि अब ये ए और डी, अगर बी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो ये ए और डी मतलब ये जो नई कंपनी है ये कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बी के अगेंस्ट जा सकती है। सेक्शन 23 में हम पढ़ क्या रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ऑब्टेन कर सकता है। तो जी में कहा जाता है कि अगर प्रॉपर्टी पब्लिक कंपनी नहीं बन गई है आफ्टर अमलगेमेशन, तो वो भी प्रीवियस जो कंपनी थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके लिए जा सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब है ये लास्ट वन, प्रोमोटर्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन। मतलब कंपनी अभी बनी नहीं है मगर उसके जो लोग जो उस कंपनी को बनाना चाह रहे हैं यानी प्रोमोटर्स, वो यहाँ पर क्या ऐसा कर रहे हैं वो देखें। ए बी और डी ये हैं प्रोमोटर्स, ये कंपनी बनाना चाहते हैं मगर उससे पहले वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एफ के साथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए करते हैं कि भाई हम कंपनी बना रहे हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत होगी, लैपटॉप्स वगैरह डेस्क, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप हमें प्रोवाइड करोगे, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है जनाब, एफ कोई भी पार्टी हो सकती है। अब क्या किया कि ए और बी डी इन तीनों ने मिलकर, जिनको कंपनी तो बनानी थी, इन्होंने बना दी कंपनी, इसका नाम रखा ए बी डी। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है यानी रजिस्टर हो चुकी है। अब अगर एफ ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो ये कंपनी भी इनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकती है। किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोमोटर्स ने था मगर कहा जाता है कि अब ये कंपनी भी इनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि ये प्रोमोटर्स दे आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। कमेंट्री में ये भी बताया गया है कि अगर ये बंदे इसका पार्ट नहीं होते, यानी प्रोमोटर्स तो ये थे मगर कंपनी जो है वो इनकी डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, दूसरे बंदों ने कंपनी को बना दिया, तो ये सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। तो अगर ये ज़िंदा हैं और इन्होंने कंपनी बनाई है तो फिर वो कंपनी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोमोटर्स ने किया था उन कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दे कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, तो सिंपल ये बात यहाँ पर कही गई है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, एज द टॉपिक एंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो चैनल। बहुत खुदा हाफिज़, अस्सलाम।